गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज़, जो कुछ न्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स। तो पहला है 5.1 जो हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। न्यूज़ में क्या था कि CDRI है जो उसने अनाउंस किया है कि 8 बिलियन की फंडिंग जो है थ्रू इट्स जो उसका जो प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स प्रोग्राम, वो सपोर्ट करेगी डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है। ठीक है। तो ये क्या है, आप मुझे बताओ CDRI क्या है। CDIR है कोलेशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसने अनाउंस किया है कि वो 8 बिलियन की फंडिंग, जो US डॉलर, 8 मिलियन US डॉलर की फंडिंग देंगे। किस अपने जो स्कीम है उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स के प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट करने के लिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं ना, डेवलपिंग स्टेट्स, उनको, ताकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए ताकि अर्थक्वेक, फ्लडिंग, ऐसी चीज़ें जब होगी तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा रहे। उस ताकत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो डिज़ास्टर को जो है टैकल कर पाएगा। और क्या था न्यूज़ में, अनाउंस्ड एट दी जो यूनाइटेड नेशंस की जो 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन सिड्स, जो स्मॉल एंड डेवलपिंग स्टेट्स के ऊपर इन एंटीगुआ और बारबडो में, वहाँ पे अनाउंस किया गया। अब CDRI ने रिसेंटली, CDRI मैंने बताया ना, कोलेशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर जो ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट्स की वेरियस, ठीक है, एक UN की एजेंसी और प्रोग्राम की, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक, नॉलेज इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें ये देखती है। ठीक है। अब CDRI ने ये भी अनाउंस किया कि 2.5 मिलियन फंड जो है अंडर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट प्रोग्राम है वो भी दिया जाएगा ताकि एनहेंस करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस सिटीज़ इन 30 जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इंडिया में। तो ये वेरियस बाकी जो है उसके प्रोग्राम। अब अबाउट IRIS जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट जो है आइलैंड स्टेट्स है प्रोग्राम है, वो क्या है। देखो, CDIR जो है विद मेंबर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम है, और सिड्स के बाकी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लॉन्च किया था ये प्रोग्राम IRIS जो इंटरनेशनल जो रेजिलियंट है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट जो है आइलैंड स्टेट्स के लिए, COP26 में ड्यूरिंग जो है वर्ल्ड लीडर की जो समिट हुई थी वहाँ पे जो है COP26 में ये लॉन्च किया गया था कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे कि जो फ्लडिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनोइक कुछ भी हो, मतलब कोई भी किसी तरह का डिजास्टर हो उसको हैंडल कर पाएगी। अब IRIS प्रोग्राम जो है हैज़ वॉन 2024 का UN जो सीड पार्टनरशिप अवार्ड है वो भी जीता उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए कि उसने किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है उनमें, अपनी इनोवेशन और इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप्स के साथ। मैंने बताया ना, प्राइवेट पार्टनरशिप, बाकी जगहों पे जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ मिल के जो है काम करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सेलरेटर फंड जो IRAF है 2022, वो भी सपोर्ट करता है ये RIS प्रोग्राम को। US 50 मिलियन ट्रस्ट फंड जो है वो सपोर्ट करती है ग्लोबल एक्शन को कि ऐसे डिज़ास्टर जो है, जो डिज़ास्टर को रेजिलियंस में उनको सह पाए, जो डिज़ास्टर को जो है सह सकें और वो खड़े रहें, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम क्रिएट करना है। एस्टैब्लिश किया है सपोर्ट के साथ जो है UNDP और UNDRR के साथ। ओके। स्पेसिफिक्स फोकस ज़्यादातर जो है डेवलपिंग कंट्रीज है और जो है स्मॉल जो आइलैंड जो है डेवलपिंग स्टेट्स। क्या है ये स्मॉल आइलैंड जो सिड्स हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये ग्रुप ऑफ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं या टेरिटरीज़ हैं जो शेयर करती हैं सिमिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। छोटी गरीब जो इकोनॉमिकली सोशली जो है सिमिलर है और इन्वायरमेंटली बड़े वर्नरेबल है। अगर सी लेवल राइज होगा तो ये छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स जो है डूब जाएंगे। जैसे मालदीव एक एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मालदीव्स जो है वो भी एक स्मॉल आइलैंड जो है डेवलपिंग कंट्री है, और भी बहुत सी है, फिजी है। तो सारे जो है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग जो है स्टेट्स नहीं, नॉट ऑल स्टेट, जैसे ब्लीजा, गुआना जो है सरनेम, ये ऑल्सो इंक्लूडेड हैं, लेकिन ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह कुछ एग्जेम्प्टेड भी हैं। एग्जाम्पल ऑफ जैसे मालदीव्स है, से जो है सिलिसिया है, सिलिसिस है,
अच्छा, मार्शल आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, सरनेम है, मॉरिशियस है, पापुआ न्यू है, बहुत सारे नेम है, सिंगापुर है। तो 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स जो है जिसमें ये सीड्स जो है वो लोकेटेड है, कैरिबियन में, पैसिफिक में, अटलांटिक, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में। ये छोटे जो है छोटे छोटे आइलैंड डेवलपिंग नेशंस। सीड्स जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज वेयर रिकॉग्नाइज। एक स्पेशल जो है केस दोनों इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी जो है 1992 का जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पे, वहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि ये एक प्रायोरिटी एरिया है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ ग्लोबल मेजर्स जो लिए गए हैं वो द अलायंस फॉर स्मॉल आइलैंड है, फिर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री 1994 का बारबाडोस प्लान ऑफ एक्शन। तो यूएनडीपी के भी वेरियस इनिशिएटिव जैसे क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है, प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म है इनिशिएटिव, स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट जो एक्सेलरेटेड मॉडुलेटेड एक्शन है, सामोआ पाथवे, और भी यूएन का रेजोल्यूशन है क्लाइमेट जस्टिस पे, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑन सी जो है वो भी एक एडवाइजरी ओपिनियन है कंसर्निंग कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। तो वेरियस इश्यूज हैं। यहाँ आपको याद रखना है एक CDRI जो कोलिशन ऑफ डिजास्टर जो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, CDRI क्या है, एक ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एक IRIS इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, किसका प्रोग्राम है ये, CDRI का, ये 2 चीज़। तीसरी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या है, SIDS, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। और ये जो CDIR है ये कब लॉन्च हुआ था, COP26 में वर्ल्ड लीडर्स की समिट में। बस बाकी इसमें इतनी चीज़ें को याद रखने की है। नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड नेशन का नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रिसेंटली UDRR जो है उन्होंने ल्यूड किया कि इंडिया का जो रोल था इन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम में जो है अलाइन विद दिस एथोस जो वासुदेवा कटुम्बकम है, इसके अलाइन में है। और बड़ी तारीफ़ की UNDRI ने कि किस तरीके से जो है इंडिया ने जो है ग्लोबल लेवल पे जब कभी भी कोई क्राइसिस आया है तो उसमें जो है एकदम से उन्होंने जो है अपने जो उनकी जो एथिक्स है, जो अपने उनके जो एथोस हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे वो काम करते हैं, जो वासुदेवा जो कुटुम्बकम है कि वर्ल्ड इज एज ए वन फैमिली की तरह है, उन्होंने जैसे इंडिया का रिस्पॉन्स था एफर्ट्स में, जैसे ऑपरेशन दोस्त जब तुर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो मदद की, ऑपरेशन करुणा जब साइक्लोन मोचा म्यांमार में हुआ था, या वैक्सीन मित्र जो 2019 में कोविड में हुआ था। तो वर्ल्ड क्राइसिस में जो है जब भी कभी हुआ तो इंडिया वाज द फोर रनर जो है, सबसे आगे था हेल्प करने में। अब UNDRR क्या है, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, स्टैब्लिश होता है 1999 में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UDRR का ये मतलब है, ठीक है। मैंडेट है कि वो फैसिलिटेट करेगा, क्या इम्प्लीमेंट करेगा, जो इंटरनेशनली जो स्ट्रैटेजीज है किस तरह से डिजास्टर को कम किया जा सकता है, उन पॉलिसीज को जो है वो लागू करेगा, ठीक है। अब मिशन है कि प्रोवाइड करेगा, ठीक है, टू प्रोवाइड लीडरशिप और सपोर्ट, किस तरीके से जो है टू एक्सेलरेट, लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा और हेल्प भी प्रोवाइड करेगा साथ साथ में, किस तरीके से जो ग्लोबल एफर्ट्स है, जो पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोब की कोशिशें हैं कि किस तरह जो डिज़ास्टर के रिलेटेड जो होता है उससे रिस्क कैसे कितना जितना कम हो सके, और अचीव करेगा एक तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सेंडाई फ्रेमवर्क जो जापान का सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको भी लागू करने में हेल्प करेगा। सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में भी हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, देखो ये 15 ईयर्स ऑफ बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, हैविंग 7 टारगेट। नॉन बाइंडिंग है, ये नहीं कि ये ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि उसे ये करना ही पड़ेगा, नॉन बाइंडिंग है, 15 साल का, इसमें 7 टारगेट है। एंड इन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रीवियस जो होगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था 2015 से 2005 से 15, उसका एक जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है। अडोप्ट हुआ था 3rd UN का जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे सेंडाई जापान में, इसलिए इसको सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की डेफिनेशन है कि एक सिस्टमेटिकली एफर्ट्स, ऐसी कोशिशें की जाएं स्ट्रेटजिकली और सिस्टमेटिकली जिस तरीके से कम रिस्क हो, डिजास्टर से जो है रिस्क जितनी है उसको कम किया जा सके, उसको एनालाइज करके मिटिगेट कर सके, और कॉजेजल फैक्टर्स, क्यों हुआ है ये डिजास्टर, उसकी भी फैक्टर्स, उसके पीछे के कारण भी देखा जाए। एम वही है, डिजास्टर की रिस्क को कम करना, लॉस ऑफ लाइफ, लोगों की जानें जो जाती है उनको कम करना है, लिवलीहुड लोगों की को बचाना है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल और इन्वायरमेंटल एसेट्स को जो है उनका लॉस को सब्सटेंशियल जो है उनको कम से कम रखना है, रिडक्शन, ठीक है। ये सारा लॉस ये सेंडाई फ्रेमवर्क में आता है। प्रायोरिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क,
पहले समझना तो पड़ेगा इस डिज़ास्टर से क्या रिस्क है। अगर कोई फायर वाला डिज़ास्टर हुआ है, आग लग गई है, तो उससे क्या है, वर्ल्ड फायर। अगर अर्थक्वेक है तो उसके डिज़ास्टर से क्या क्या रिस्क है। अगर फ्लडिंग है तो क्या है, इस तरीके से। सुनामी है तो क्या है रिस्क। स्ट्रेंथ करने हैं डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस। कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनानी पड़ेगी गवर्नेंस सिस्टम रिलेटेड टू ऐसे रिस्क जो अर्थक्वेक से आएंगे। किस तरह से हमें मैनेज करना है, इन्वेस्ट करना है इन चीज़ों में। हमें कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में ताकि फ्लडिंग से बचे। अर्थक्वेक कहाँ पे एपिसेंटर है, कहाँ पे हो सकता है, उसके नज़दीक हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अर्थक्वेक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे जापान ने किया है। ठीक है, तो हमें इन्वेस्ट करना है ऐसे रिस्क रिडक्शन जो है चीज़ों में। इन्हेंस करनी है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब हमें जो है जब डिज़ास्टर आ सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, तो हमें उसके रिलेटेड जो है जो भी रिस्क हैं वो पहले से तैयार होके रहना है। अगर सुनामी कोस्टल एरियाज़ में आने की संभावना है तो हमें सुनामी के लिए तैयार रहना होगा, हमेशा, कभी भी आ सकती है। तो ये तैयारी और बिल्ड बैक बेटर, मतलब अगर हो चुका है, मतलब डिजास्टर हो चुका हो, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का पब्लिक लॉस हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ, तो बिल्ड बैक हमने बेहतर जो है बनाना है, बेटर जो है बिल्ड बैक बेटर करना और रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन जो करना है उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, जो 7 टारगेट्स हैं जो जो अचीव करने हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत 2030 में, वो क्या है। सब्सटेंशियल जो रिड्यूस करना है हमें, ग्लोबल जो डिजास्टर मोर्टेलिटी है उसको कम करना है, सब्सटेंशियली रिड्यूस करना है। डिज़ास्टर से रिलेटेड जो जाने जाती है वो कम करनी है। जो नंबर ऑफ़ लोग अफेक्टेड होते हैं इससे ये कम करना है हमने सेंडाई फ्रेम। इकोनॉमिक लॉस जो है रिलेशन टू जीडीपी वो कम करना है। ठीक है, जितना से ज़्यादा से कम नुकसान हो। ठीक है, डैमेज जो होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिसरप्शन होती है, जैसे पब्लिक हाईवेज, रेलवेज, रोड्स, मेट्रोज, ठीक है, हॉस्पिटल्स, अच्छा, स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, इसको डैमेज जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको जो पावर सप्लाईज है, पावर ग्रिड से, उनको डैमेज जो है कम से कम होना चाहिए। अच्छा, क्या इंक्रीज़ करना है, ये तो कम करनी है ना सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हमें कम करनी। बाकी जो सात सात टारगेट्स है ना सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली, अब कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ करने। जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं या विद नेशनल या लोकल जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज है बाई 2020 जो है वो इंक्रीज़ करनी। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जब उनके यहाँ डिज़ास्टर होता है तो हमें इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों को उनकी हेल्प करनी चाहिए उस आपदा के टाइम पे। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इंफॉर्मेशन। अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि सुनामी आ रही है उसके रिलेटेड बहुत सारे सिस्टम सेटअप्स होने चाहिए। अर्थक्वेक रिलेटेड होने चाहिए कि इतना एपिसेंटर है, इतना मैग्नीट्यूड का, इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है, इतने नुकसान हो सकता है, यहाँ यहाँ एरिया इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सट्रीम रेनफॉल होने वाली है, फ्लडिंग होनी चाहिए, तो एसएमएस सिस्टम होना चाहिए, फ़ोन पे आ जाना चाहिए मैसेजेस के रेनफॉल होने वाला, आप बाहर ना निकले, ट्रैवल ना करें, ये चीज़ें होनी चाहिए। फ्लड आने की सुविधा जो है, फ्लड आने की जो है प्रेडिक्शन दी गई है, तो इस तरीके के अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए ताकि जो सिटीज़न है वो इससे वेल अवेयर रहेगा। ठीक है, तो ये था कुछ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलेटेड सेंडाई फ्रेमवर्क। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी। 7 टारगेट्स जो अचीव करने, जो हो गए के बाद जो अपग्रेडेड वर्जन था जिसमें 7 बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, याद रखना सेंडाई के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मरीन हीट वेव्स, MHWS, मरीन हीट वेव्स क्या है ये। न्यूज़ में था रिसेंटली, ICAR जो सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, CMFRI, उसने जो है फाउंड के लक्षद्वीप जो है वो अफेक्टेड है मरीन हीट वेव से सिंस अक्टूबर 2023 से, क्योंकि ड्यू टू चेंज जो हुआ है ओशन करंट में और एक्सेसिव हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है एटमॉस्फेयर में, जो कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है। तो मेजर देखो, मरीन हीट वेव्स की वजह से, हीट वेव क्या होते हैं, गर्म हवा जो चलती है ना, उससे क्यों 2023 में अफेक्टेड है, 2023 से ड्यू टू चेंज इन ओशन करंट की चेंजेस की वजह से एक्सेसिव हीट जो है, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रही है इनटू एटमॉस्फेयर, और इससे कहीं ना कहीं कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है। कोरल ब्लीचिंग मैंने समझाया था ना, जहाँ कोरल जो है अपना कलर लूज कर देती है, वाइट टर्न हो जाती है। अबाउट मरीन हीट वेव्स, देखो अक्कर होती है जब सी वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर जो है एक्सीड करता है सीजनली वेरिड थ्रेशोल्ड, यूजुअली जो है 90th परसेंटेज है लीस्ट 5 कंसेक्यूटिव डेज पे। मतलब मैं समझाता हूँ,
मरीन हीट वेव्स कैन लास्ट फॉर वीक्स के लिए, मंथ और इवन ईयर्स के लिए भी लास्ट कर सकता है। जब क्या होता है, सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो एक्सीड कर जाता है जितना होना चाहिए। देखो ज़्यादातर जो है ये सोलर हीटिंग होती है, ठीक है, ये सरफेस का टेम्परेचर जो है राइज होता है, ठीक है, एवेपोरेशन होती है ऊपर वाले टेम्परेचर की, ठीक है, और जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनके साथ, ठीक है, कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। फिर क्या होता है, ये ऊपर की गर्म हवा जाती है, नीचे से नॉर्मल जो है कोल्ड टेम्परेचर, जो नीचे का कोल्ड वाटर है वो ऊपर होता है, मिक्स हो जाता है, तो नॉर्मल कंडीशन ये होती है, ठीक है। ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल होती है, ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब ये सन है, ठीक है, ये इंक्रीज सोलर रेडिएशन होती है, तो इंक्रीज्ड एफेक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ये उतनी एवेपोरेशन नहीं होती, डिक्रीज्ड एवेपोरेशन, एक्सेसिव हीट और वीक मिक्सिंग, और कोल्ड वाटर जो मरीन इंटरवेव जो है, मरीन हीट वेव कंडीशन जनरेट हो जाती है। ये जो है ज़्यादा एरिया जो है, ये देखो कितना एरिया जो है ये हीट कर दिया है, ओके। हाई आउट गोइंग जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन, और विंड्स बहुत वीक है, तो लो क्लाउड जो है कवर है, ये कंडीशन हो जाती है। रिसेंट ट्रेंड में जो है मरीन हीट वेव्स जो है वो इंक्रीज हो गई हैं 4 गुना ट्रॉपिकल इंडियन ओशंस में, और इससे जो है एडेड बाई जो वार्मिंग इंडियन ओशन है और स्ट्रॉन्ग एल नीनो भी हो रहा है। तो अबाउट एक टर्म पढ़ते हैं ICAR और CMS, जो CMFRI है, ये किसके अंडर एस्टैब्लिश किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर 1947 में। लेटर ये ज्वाइन करता है ICAR जो है 1967 में। हेडक्वार्टर कोची केरला में है। अमर्जिंग एक लीडर ट्रॉपिकल मरीन फिशरी इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है दुनिया में, ठीक है, एमर्ज कर रहा है, एमर्ज्ड एज ए लीडिंग। अच्छा, मॉनिटर और एसेस करता है कि मरीन फिशरी की रिसोर्सेज जो है, जो एक्सक्लूसिव हमारा इकोनॉमिक जोन है 24 नॉटिकल माइल तक, इंक्लूडिंग जो इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को जो मरीन फिशरी पे हो रहा है, जो फिशेज़ पे हो रहा है, जो स्पीशीज़ पे हो रहा है, एक्ट एज ए रिस्पोरेटरी ऑफ जियोस्पैटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन मरीन फिशरी रिसोर्सेज एंड हैबिटेट। तो ये कुछ न्यूज़ था, इतना इंपॉर्टेंट में नहीं है। इसमें आपने याद रखना ये क्या है, ठीक है, सेंटर फॉर मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये कहाँ पे है। एक मरीन हीट वेव्स के बारे में आप याद रखोगे, एक जो है ICAR जो है ये कहाँ पे है, केरला कोची में इसका हेडक्वार्टर है, बस इतना याद रख लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जो है स्टैब्लिश हुआ था किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली फार्मर वेलफेयर में 1947 उसके अंडर था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 94 पे, साइक्लोन 94 सॉरी। रिसेंटली लैंड ओरिजिनेटेड साइक्लोन नेम जो है आसना जो है वो फॉर्म्ड अवर कच्छ की कोस्ट पे जो गुजरात में इन अराबियन से, ये न्यूज़ में था कि लैंड पे ओरिजिनेट हुआ है। मोर इन द न्यूज, साइक्लोन जो है वो नेम किए जाते हैं अंडर द प्रोसेस जो एस्टैब्लिश की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो एस्टैब्लिश की है। हमने ज्योग्राफी में बड़ी डिटेल वाइज भी पढ़ा था किस तरह से नेमिंग किया जाता है साइक्लोन्स का। तो आप ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट में जाकर जो है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो वर्ल्ड जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हमने बड़ी डिटेल वाइज किया हुआ है। ए लिस्ट ऑफ साइक्लोन का नाम जो है प्रिपेयर किया जाता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओशन बेसन के लिए, वहाँ पे एक लिस्ट बनाई जाती है नामों की, ठीक है, ठीक है। हर कंट्री अपने नाम देती है और पीरियोडिक वाइज जो है इस ये साइक्लोन का नाम एक कंट्री देगी, दूसरा साइक्लोन का नाम दूसरी, तीसरी का तीसरी, चौथे का चौथा, जो उसने नाम दिया। इस तरीके से पीरियोडिक वे में जो साइक्लोन्स के नाम दिए जाते हैं। तो ये एक आशा साइक्लोन जो है कच्छ के कोस्ट पे जो है लैंड पे ओरिजिनेट हुआ है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ESCAP पैनल जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन में 1 ऑफ द 5 जो TCRB जो असाइन करती है नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नॉर्थ जो है इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल और अराबिया सी में। अब इनका मेंबर्स कौन है, इंक्लूड बांग्लादेश, इंडिया जो है, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमारात और यमन, ये सारे हैं, ठीक है। ऑल मेंबर कंट्रीज जो है वो प्रोवाइड करती है एटलीस्ट 13 नेम ईच ऑफ विच, जो सब्सिक्वेंटली हर मेंबर कंट्री 13 नाम प्रोवाइड करेगी और पीरियोडिकली एक के बाद एक के बाद एक का नाम जो है वो जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ये एक रैपिड रोटेटिंग जो है स्टॉर्म है दैट हैज़ नॉट फ्रंटल लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटेड ओवर ए ट्रॉपिकल ओशन। और नॉन फ्रंटल मतलब फ्रंटल होते हैं जब दो कोल्ड और जो है
कोल्ड और वार्म एयर मासेस टकराती हैं, एक ऊपर असेंड करती है, वार्म कोल्ड नीचे डसती है, ये ऐसे रोटेट करके साइक्लोन बनता है, वो फ्रंटल होता है। ये लो प्रेशर ओरिजिनेटेड सिस्टम है, मतलब जो है ओशन जो है इंटेंसली हीट हुआ है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है ओशन, तो यहाँ क्या होगा, एवेपोरेशन होगी ओशन वाटर की, लो प्रेशर जनरेट होगा, तो सराउंडिंग से एयर जो है यहाँ आएगी इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, फिर से जो है ये राइज होगी एयर, फिर से आएगी, तो इस तरीके से एक साइकिल बनती है, राउंड राउंड घूमता है, तो रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म बनता है। इसको साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशन में, हरिकेन जो है अटलांटिक में, टाइफून वेस्ट पैसिफिक और साउथ चाइना में, और विली विली जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। बाकी जो साइक्लोन्स थे न्यूज़ में वो थे साइक्लोन रेमल जो वेस्ट बंगाल में था और एंड बांग्लादेश कोस्ट पर, टाइफून था यागी जो वियतनाम में, वो न्यूज़ में था, ठीक है। हरिकेन हेलेनी और मिल्टन जो है वो यूएसए में न्यूज़ में था, और टाइफून जो है यिंगशिंग जो है फिलीपीन में, और हरिकेन जो था बेरिल जो है वो कैरिबियन में, ये सारे न्यूज़ में थे, याद रखना है तो रख सकते हो। अब साइक्लोन जो है वो डिफरेंट होते हैं टोर्नेडो से, उनको ट्विस्टर्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्विस्टर्स। टोर्नेडो जो है बड़ा एक वॉयलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जो एक्सटेंड करता है थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, मतलब इस तरीके से एक रोटेटिंग कॉलम होता है जो स्काई से लेके ज़मीन तक ऐसे कनेक्टेड है। तो टोर्नेडोज़ में और जो साइक्लोन में है वो डिफरेंसेस हम देखते हैं यहाँ पे। पैरामीटर, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टोर्नेडो क्या क्या फ़र्क है, साइज और स्केल, कैन स्पेन 100 of miles एंड अफेक्ट वॉस्ट एरिया। तो बस देखो साइक्लोन जो है अगर इंडियन ओशन से चल के जो है कहीं बहुत दूर जो है लैंड तक, उड़ीसा तक जो है, चाहे वो म्यांमार की कोस्ट से लेके उड़ीसा तक आ सकता है, और जो है 100 of miles जो है वो ट्रैवल कर सकता है। इसका साइज़ जो है ओनली फ्यू 100 yards होता है इन डायामीटर, फ्यू 100 yards जो है डायामीटर। विंड शेयर, विंड स्पीड, लो वैल्यू ऑफ जो है ट्रोपोस्फेरिक जो है वर्टिकल शेयर की ज़रूरत है। इसमें सब्सिक्वेंट जो है वर्टिकल जो है, ये वर्टिकल मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर से अर्थ तक, ठीक है, एटमॉस्फेयर से अर्थ तक जो वर्टिकल जो है विंड की रिक्वायर्ड होती है। टेम्परेचर ग्रेडियंट देखो, नियर जीरो हॉरिजॉन्टल जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये प्रोड्यूस होता है जहाँ हाई जो है लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, एक जगह पे बहुत ज़्यादा दूसरी जगह पे बहुत कम टेम्परेचर है, तो इस तरीके से होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, कितना हाई है कितना लो है वो क्रिएट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। एरिया कहाँ पे, प्योरली ओशनिक फिनोमिना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है प्योरली ओशंस पे फॉर्म होते हैं। इसकी कंडीशन भी है जब 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ओशन का, ठीक है, एक्सट्रीम लो प्रेशर डेवलप होगा। ये जो है प्राइमली डेवलप होते हैं लैंड पे, टाइफोन्स जो टोर्नेडो, सॉरी। टाइम स्केल जो है लाइफ टाइम जो है कई दिनों तक हो सकता है, कुछ मिनट तक जो है चलता है। ओके, इम्पैक्ट क्या है, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इससे होती है, लोकलाइज डिस्ट्रक्शन हो सकती है, क्रॉप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से जो है यहाँ पे समझ लो कि आई है जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है एक्सट्रीम, ठीक है, ये सराउंडिंग से जो है एयर आ रही है, ठीक है, ये जो है ये जब ऐसे घूम रहा है तो ये जो है ये बैंड ऑफ क्या है, ये यहाँ पे ये क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, क्यूमुलोनिम्बस, तो यहाँ पे क्या है रेनफॉल होगी। देखो आई जो है वो रीजन है जहाँ पे काम विद सबसीडिंग एयर, यहाँ पे एयर सबसीड हो रही है, याद रखना सराउंडिंग एरिया से, ठीक है। व्हेन दे रीच लैंड, रेनफॉल जो है मॉइस्चर सप्लाई जो है, अब ये ओशन से जो है ये मॉइस्चर लेके चलता है और लैंड पे जब पहुंचता है तो वहाँ जाके जो है एक रेनफॉल होती है, और अब मॉइस्चर और तो मिल नहीं रहा क्योंकि ओशन पे तो कॉन्टीन्यूसली इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है, तो लैंड पे नहीं मिलता और लैंड पे इसलिए जाके ख़त्म होता है। तो साइक्लोन जो क्रॉस करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली जो है रिकर्व होते हैं और दे मूव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है, जो क्रॉस कर जाते हैं ना, मतलब ये जीरो इक्वेटर है, ये देखो ये 20 डिग्री नॉर्थ जो क्रॉस कर जाते हैं ये ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन साइक्लोन की मैंने बताया था, सी का जो सरफेस का टेम्परेचर है, समुद्र की सतह का टेम्परेचर वो 27 डिग्री से हायर होना चाहिए, कोरोलियस फोर्स होनी चाहिए, तभी तो इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं होता, क्योंकि इक्वेटर पे कोरोलियस फोर्स जीरो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तभी नहीं होते। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट फॉर्म्ड नियर द इक्वेटर क्योंकि वहाँ पे कोरोलियस फोर्स जीरो होती है। स्मॉल वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड का, ये वर्टिकल जो विंड स्पीड है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वो तो होगा ही जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा ओशन पे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जो साइक्लोन जो साउथ एशिया के हैं नाउ फॉर्म वो अब कोस्ट के बड़े नज़दीक बनने लगे,
और बड़े इंटेंसिफाई होते हैं, बड़े जल्दी जो है और लिंगर करते हैं, दूर तक जो है ज़मीन पे जाते हैं ड्यू टू जो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है उसकी वजह से। तो ये साइक्लोन्स के बारे में था। अब साइक्लोन इंडिया में जो है मोर साइक्लोन जो है वो अकर होते हैं इंडिया में बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होते हैं, ना कि अराबियन सी में। जो रेशो है वो 4:1 का है। अगर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में 4 होते हैं तो अराबियन सी में 1 ही हो रहा है। होवेवर जो साइक्लोन आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, जो वेस्टर्न कोस्ट पे भी बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। पॉसिबल रीज़न जो है जो अनयूजुअल मानसून विंड सिस्टम है, चाहे जो मॉइस्चर है अराबियन सी का और जो सोइल का जो मॉइस्चर है फ्रॉम लैंड का, ये भी कारण हो सकता है। इंडियन ओशन जो गर्म होता जा रहा है वो एक रीज़न है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है कलर कोड दिए हुए, रंग दिए हुए साइक्लोन्स को है ना, कोडेड जो वेदर वार्निंग है साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में। अगर ग्रीन है तो मतलब प्री साइक्लोन वॉच कि 72 आवर्स इन एडवांस में जो है इशू किया जाता है ग्रीन कलर। येलो है तो साइक्लोन अलर्ट इशू किया जाता है 48 घंटे पहले कि साइक्लोन आ सकता। ऑरेंज मतलब साइक्लोन वार्निंग कि इशू किया जाता है 24 घंटे एडवांस में। और रेड है मतलब पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, इशू किया जाता है 12 आवर्स एडवांस में कि बस खतरा है। तो इस तरीके से ग्रीन जो है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो है एडवांस में 72 आवर्स, 48 आवर, 24 आवर्स और 12 आवर्स के साइक्लोन के आने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ जो साइक्लोन रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अकॉर्डिंगली न्यूज़ में क्या था कि अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन, ग्लेशियर लेक्स जो हैं और बाकी अदर वाटर बॉडीज़ जो हैं हिमालयाज़ में वो एक्सपैंड कर रही हैं अपना सरफेस एरिया। ग्लेशियर लेक्स और बाकी वाटर बॉडीज़ जो है वो बढ़ रही हैं और बढ़ा रही हैं अपना एरियाज़ जो है सरफेस एरिया हिमालय में। कुछ की जो फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स, इंक्रीज इन एरिया जो है ग्लेशियर लेक्स का इंडिया में इंक्रीज और 33.7% 2011 से 14 के बीच में जो है एरिया इंक्रीज हुए ग्लेशियर लेक्स का। ग्लेशियर लेक क्या होता है, समझ लो एक लेक था, वो एक जगह पे था और वो जगह क्या करती है, वहाँ डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा और लेक की शक्ल ले लेगा, है कि नहीं। लेक जो है हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ GLF, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, 67 जो है वो लेक आइडेंटिफाई किए गए इंडिया में जो एक्सपीरियंस किया है जिन्होंने 40% इंक्रीज उनके सरफेस एरिया। तो एरिया जो रीजन है जहाँ मोस्ट नोटेबल एक्सपेंशन हुआ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ ये इंक्रीज हुआ है। क्या है, अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में देखें, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंडिया का, वाटर का कैसे सस्टेनेबल वे में और एक इंटीग्रेटेड वे में जो है मैनेज किया जा सके, ये देखता है जो है वाटर कमीशन। डील करता है सिर्फ सरफेस वाटर के साथ, मैंने बताया ना, वाइल जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो डिज़ाइन किया गया है ग्राउंड वाटर के लिए, तो ये सिर्फ सरफेस वाटर के लिए। अगर पूछा जाए कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो सब टाइप का वाटर के लिए जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी और मैनेज करता है इंटीग्रेटेड, नहीं, ये जो है सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो सिर्फ सरफेस वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए अलग है। अच्छा है, ठीक है। क्या है ग्लेशियर लेक्स, देखो ये एक बॉडी ऑफ वाटर होती है जो कैसे बनती है, ग्लेशियर के पिघलने से। ये एक फ्रेश सोर्स ऑफ रिवर भी होता है, रिवर वाटर के लिए फ्रेश वाटर सोर्स होता है रिवर्स के लिए जो हिमालयन रीजन में। और उनके बहुत सारे उनके रिस्क भी हैं, जो जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो 13 आउट ऑफ 486 ग्लेशियर लेक से उत्तराखंड में, वो वल्नरेबल है इस चीज़ से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 कहता है कि कभी भी ये ब्रस्ट हो सकते हैं, फूट सकते हैं, टूट सकते हैं। 4 कैटेगरी में है, नेमली जो मोरेन डैम्ड होते हैं, वाटर डैम्ड बाई मोरेन। देखो ऐसे ऐसे पत्थर जो है ना, ये पत्थर जो है ये ब्लॉक किया हुआ है, ये पीछे वाला पूरा एरिया यहाँ पे जो है लेक है, समझ लो ग्लेशियर से पिघला हुआ, और ये पत्थर हैं जो छोटे 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 कंकर, इन्होंने जो है ये रोक के रखा हुआ है ग्लेशियर। कभी भी ये पत्थर जो है लैंडस्लाइड किसी चीज़ से ब्रस्ट होंगे, पूरा लेक नीचे आएगा और ये डिस्ट्रक्शन करेगा। एक आइस डैम्ड होता है, ठीक है, वाटर जो है ये समझ लो ये ग्लेशियर की बड़ी सिल्ट है आगे, ठीक है, ये पूरी आइस है और इसके पीछे पूरा पानी है, क्या है, वाटर है, तो ये भी लेक है। अब ये जब पिघलेगा तो भी नीचे पानी आएगा। अगर तो हल्के हल्के आराम आराम से पिघलेगा, चलो फिर तो थोड़ा थोड़ा, एकदम से ब्रस्ट हुआ तो डिस्ट्रक्शन होगा नीचे वाले, इरोजन से भी हो सकता है, कुछ इरोजन से भी, वाटर डैम्ड इन डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय इरोजन। देखो ना, इरोजन से भी तो नीचे एक खड्डा बना हुआ है इरोजन से,
ठीक है, उसमें पानी करा है, या बाकी भी जो है अदर ग्लेशियर लेक्स भी हैं। मटेरियल यूजुअली सॉइल या रॉक होती है जो पीछे छूट जाते हैं, पत्थर या मिट्टी जो है जब ग्लेशियर जो है मूव करते हैं आगे, इसको मोरेन कहते हैं। ठीक है, मोरेन मतलब मिट्टी या पत्थर जो है। ओके, अबाउट ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो होते हैं वो क्या है, देखो सडन रिलीज ऑफ वाटर, अचानक से पानी जो निकलता है, मैंने बताया नहीं ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट ऐसे ही होता है। ग्लेशियर जो कप लेक है, ग्लेशियर लेक जो है दैट कैन लोकेट जो फ्रंट में या साइड में या अंडरनीथ जो है विद इन या टॉप ऑफ द ग्लेशियर, ये मैंने बताया ना पानी इस तरीके से आगे एरिया कवर्ड एकदम से छूटता है। ये एक पोटेंशियली क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर भी हो सकता है। जो डिजास्टर है इन इंडियाज़ के जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स है 2019, उसमें एक पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर भी है। अब हाई एरियाज में कहीं माउंटेन में ये ब्रस्ट होगा तो रिवर में तो पानी एकदम से फ्लड होकर आएगा ना, नीचे वाले एरियाज में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। ये देखो, अब ये करंट ग्लेशियर था, देखो ये करंटली ग्लेशियर है, ठीक है, सामने ये आइस की थिकनेस, ये पिघलेगा तो ये पानी कहाँ जाएगा, एकदम से नीचे पहाड़ से आएगा ना। फ्यूचर ये देखो, ये पिघल के यहाँ तक पहुँच गया, समझ लो यहाँ तक पहुँच गया, ये लास्ट में ये एक्सपोज तो होगा ना, ये एरिया भी पिघलेगा और जो पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो तीन मेन फीचर है इन, एक तो इन्वॉल्व करता है सडन रिलीज ऑफ वाटर ट्रेंड टू रैपिड इवेंट लास्टिंग आवर्स और डेज और रिजल्टिंग टू लार्ज स्केल जो है रिवर में डिस्चार्ज होता है पानी का और वो बड़ी डिस्ट्रक्शन करता है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये हिमालयन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ये बड़ी वर्नरेबल है इस चीज़। एग्जांपल जैसे 2023 में जो है जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ था साउथ जो है लोनाक में, डिस्ट्रॉय कर दिया थे जो है तेस्ता की 3 डैम, ठीक है, चोंगथंग से जो है सिक्किम में। फिर जो है चोराबारी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ फ्लड इन मंदाकिनी रिवर में उत्तराखंड में। तो किसी के तरीके से भी हो सकता है, अर्थक्वेक हुआ तो भी ये ब्रस्ट हो सकता है। कोई मोरेन डैम है जो टूट गई, जो पत्थर कंकर वाली, ये दोनों फ्रंटल मोरेन, अगर ये देखो ये मोरेन है, ये पत्थर और मिट्टी से एरिया जो है कवर्ड है, ये फिसल गया, टूट गया, मिट्टी पत्थर निकल गया तो डिस्ट्रक्शन होगी ना, समझे। अगर कोई इनिशिएटिव देखें इंडिया के द्वारा, तो इंडिया ने जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस वो रिव्यू करती है, डिज़ाइन जो है फ्लड का, ये सारे एग्जिस्टिंग और जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है और ये क्या वल्नरेबल हैं ऐसे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट से। ये रिस्क जो मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स एक अप्रूव की गई है हायर लेवल जो है कमेटी के द्वारा, जिसको यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनको देखने के लिए नेशनल मिशन ऑन जो है हिमालयन स्टेट, इनकी कंडीशन देखते, स्टेटस देखते हैं ग्लेशियर लेक्स का, जो सिक्किम में क्या हाल है, प्रिपेयर किया गया है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो है रुड़की के द्वारा, ये भी पार्ट ऑफ मिशन है हिमालयन स्टडीज़ का। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इन चीज़ों को देखने के लिए हैं कि किस तरीके से इनका डेवलपमेंट है। तो ये होता है जो है हिमालयन जो है जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो फ्लड है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑयल स्पिल, ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर है। न्यूज़ में क्या था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, हमने एनजीटी के बारे में पढ़ा था, उसने इम्पोज किया है, इम्पोजेस कोई फॉल्ट लाइबिलिटी, इम्पोज नो फॉल्ट लाइबिलिटी, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई फॉल्ट की लाइबिलिटी, अगर किसी की गलती है उस पर लाइबिलिटी नहीं है, कॉज्ड बाई जो एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से होती है, नॉट बाई एनी निग्लिजियंस और एरर। ये नहीं कि तुम्हारी कोई गलती और लापरवाही से, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। पोजेज नो लाइबिलिटी, 5 करोड़ पेनल्टी उन जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है फॉर तमिलनाडु जो नागापट्टिनम ऑयल स्पिल है उस पर जो है पेनल्टी की गई। ऑयल स्पिल होता क्या है? एन ऑयल स्पिल या एक फॉर्म ऑफ पोल्यूशन ही है जो रिलीज होता है, जो लिक्विड पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम, उसको जो इन्वायरमेंट में जो है रिलीज कर दिया जाए, स्पेशली जो है वाटर में, किसी ह्यूमन इंसानी एरर की वजह से, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन या किसी तरीके से जो है पानी में जो है लीक कर दिया जाए लार्ज स्केल पे, इससे जो है ये ऑफन जो है एक्सीडेंट से ही होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता, जिसमें टैंकर्स या बार्ज या पाइपलाइन या रिफाइनरी जो है टूट जाए, कोई लीकेज हो जाए, तो इससे लार्ज स्केल होता है। इससे इम्पैक्ट हो सकती है बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन डैमेज हो सकती है, कोस्टल इरोजन हो सकती है, इससे जो है बहुत सारी स्पीशीज ऑफ शिप्स एंड बाकी दूसरी चीज़ें मर सकती हैं। कैसे इसको टैकल किया जा सकता है? इसको टैकल बायो रेमिडिएशन से किया जा सकता है, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। रिमूवल बायो रेमिडिएशन में क्या है, कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए एग्जांपल ऑयल जैपर एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है जो कंटेन बैक्टीरिया जो फीड करता है ऑयल को पे। ओलिवोरियस एस एक सिमिलर ऑयल जैपर का है, ऑयल जैपर टाइप का है जो मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट ऑयल जिसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है। या तो बायो रेमिडिएशन का तरीका निकाल के जो बैक्टीरिया वो जो ऑयल को खाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज़ की जा सकती है, क्रिएट करने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाए स्पेशली जो डिज़ाइन हो बायो रेमिडिएशंस के लिए। इस ऑयल स्पिल को जो है ऑयल स्पेलिंग स्पिल्स को जो है टैकल करने के लिए फ्लोटिंग बूम या टेम्परेरी फ्लोटिंग बैरियर बनाया जाए मरीन स्पिल के लिए। यूज़ ऑफ सॉर्बेंट्स जैसे स्ट्रो या वोल्केनिक ऐश का यूज़ किया जाए। बूम और स्क्रीमर, बूम्स जो है वो फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो स्लो करते हैं ऑयल का जो स्प्रेड है। वाटर पे एकदम से ऑयल लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, जो बूम्स एक तरह का एक बैरियर्स है। बूम और स्क्रीमर्स का यूज़ किया जाए। स्क्रीमर्स जो है बोट होती हैं जो डिप्लॉय की जाती हैं इस तेल को रिमूव करने के लिए वाटर बॉडीज। लॉज और कन्वेंशन जो टैकल करने के लिए हैं ऑयल स्पिल्स को, जैसे इंटरनेशनल में जो है मारपोल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप से पोल्यूशन, या जो सिविल लाइबिलिटी ऑयल पोल्यूशन डैमेज है 1992 का। OPRC है ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन 1990 का। देखो ना, इससे जो ऑयल स्पिल होगा लार्ज वाटर बॉडी से, इससे सनलाइट भी नीचे नहीं जाएगी, डिजोल्व जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वाटर में वो डिक्रीज हो जाएगी। लार्ज स्केल जो है एनिमल जो वो सफोकेट होकर मर सकते हैं। और भी कारण है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ऐसे ऑयल स्पिल से तो उनको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। इंटरनेशनल कन्वेंशन और सिविल लाइबिलिटी ऑफ बंकर ऑयल डैमेज 2004 ये भी एक है जो इंडिया रेक्टिफाई की हुई है। नेशन हमारे क्या है, हमारा है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है 1996 का, ठीक है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ये ऑयल स्पिल रिलेटेड चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। ये भी एक डिजास्टर है ऑयल स्पिल। नेक्स्ट करते हैं लैंडस्लाइड। क्या है, रिसेंटली जो है ना न्यूज़ में क्या था कि यूनियन मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। कहाँ पे, कोलकाता में, याद रखना। नेशनल जो है लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ पे जो है रिसेंटली किसने, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा कहाँ, कोलकाता में जो है वो इनॉग्रेट किया है। न्यूज़ में क्या था, मोर इन द न्यूज़। जो NLFC है इसका एम है कि वो एम एट लैंडस्लाइड हैजर्ड मिटिगेशन इन इंडिया। अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है तो उससे कैसे बचना होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड काम करने होंगे, ठीक है। विल इन ड्यू कोर्स इशू अर्ली वार्निंग जो है बुलेटिन फॉर ऑल लैंडस्लाइड, जितने भी जहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स आ सकती है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम इशू की जाएगी, बुलेटिन्स भेजे जाएंगे, SMS भेजे जाएंगे, आपको न्यूज़ में बताया जाएगा कि यहाँ लैंडस्लाइड होंगी। ऑपरेशनलाइज्ड जो ओरिजिनल लैंडस्लाइड है अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको नेशन वाइड 2030 तक जो है वो ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। आजकल भी जब एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, जो माउंटेनस एरिया में हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, जब हम लोग घूमने जाते हैं या रहते हैं, ठीक है, छुट्टियों में, तो हमें फ़ोन पे SMS आते हैं कि नहीं आते हैं कि लैंडस्लाइड का खतरा है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है एक तरीके का। बाकी इनिशिएटिव जो हैं जो है भूषण के जो है वेब पोर्टल है जो ऐसी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो लैंडस्लाइड से रिलेटेड जो खतरा है या शॉर्ट रेंज या मिड रेंज जो लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग है वो बताता है। भूस्खलन मोबाइल ऐप जो क्विकली जो है डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट हमें बताता है, जैसे वेदर होता है ना उस तरीके से। फिर है अब लैंडस्लाइड होती है, ये एक टाइप ऑफ जो है मास वेस्टिंग है, मतलब लार्ज स्केल जो है मिट्टी पत्थर जो है एक एरिया मूव कर रहा हो, डेब्रीज रॉक जो अर्थ जो है स्लोप में किसी पहाड़ से जो है लैंडस्लाइड तो आपको पता ही है ना, ठीक है। ये पहाड़ से लार्ज स्केल जो है मास जो है वो मूव कर रहा है डाउन, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। रिसेंट लैंडस्लाइड जो वयनाड लैंडस्लाइड जो केरला में हुई थी, न्यूज़ में भी आई थी, है ना, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये ऐसी डेटा याद रखने की 26% ऑफ लैंड यूज जो है वो अराउंड जो है वो एक्सक्लूडिंग जो स्नो कवर एरिया अगर उनको छोड़ दो, जो लैंडस्लाइड प्रोन टू लैंडस्लाइड है उनको छोड़ दो, 12.6% ऑफ लैंड एरिया जो है वो प्रोन है, वल्नरेबल है, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड क्या है, नेचुरल भी है, हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होगी, या आप देखो ना अब सड़क जो है अंडर कटिंग करोगे,
ऊपर का जो एरिया ऐसा था, आपने नीचे से ये एरिया जो है कट कर दिया है रोड बनाने के लिए, तो ऊपर का एरिया लैंडस्लाइड तो होगा। अंडर कटिंग जो स्लोप एरियाज होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक हो सकती है, बारिश स्नो पे जो होती है, बारिश जो वो होती है स्नो मतलब बर्फ़ जब पिघलती है, तो वो भी तो एक कारण है लैंडस्लाइड का। फिर क्या है, अंतर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है। देखो ज़्यादा जो घास चराते हैं, जो कैटल जो भेड़ बकरियों का हम चराते हैं, फिर जो है इरोजन ड्यू टू जो है लॉस ऑफ वेजिटेशन, हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये सारे कारण हैं भाई लैंडस्लाइड के। ओके। फिर क्या, टेरेन कटिंग है, फिलिंग, एक्सेसिव डेवलपमेंट एटसेट्रा। और क्या है, तो इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा क्या लिए गए हैं लैंडस्लाइड रिडक्शन के लिए? नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है 2019 की, जिसने मैपिंग की गई है। हैजार्डस जो एरियाज़ हैं उनको मैप किया गया, मॉनिटर किया जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इन एरियाज़ में लैंडस्लाइड हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिर एक है नेशनल लैंडस्लाइड जो ससेसिबिलिटी जो है मैपिंग प्रोग्राम है, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन दुनिया इंडिया में कंट्री में। फिर लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम है, फाइनेंशियल जो है सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है फॉर साइट स्पेसिफिक जो लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, किन एरिया जो है वो एरिया जो कौन कौन से एरिया हैं जो प्रोन है लैंडस्लाइड से। ओके। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। ये क्या है? देखो, लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग न्यूज़ में क्या था कि रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो है वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जो सपोर्ट किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है क्या है ये ग्राम पंचायत लेवल पे जो वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, देखो ये जॉइंटली जो है पंचायत राज मिनिस्ट्री, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। फीचर क्या है कि 2.2 लाख जो ग्राम पंचायतें दे कैन सी, वो देख सकते हैं डाटा, उनके करंट क्या टेम्परेचर है, विंड स्पीड क्या है, कलर कितना, क्लाउड कितना कवर है, रेनफॉल होगी या नहीं, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी कितनी है, ग्रास रूट गवर्नेंस और एग्रीकल्चर लिवलीहुड, इन सारी चीज़ों के जो है डिटेल वाइज देख सकते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे ई ग्राम सभा है, ग्राम जो है मचित्र है, मेरा पंचायत विल डिलीवर 5 days एंड ओवरली वेदर फोरकास्ट, ठीक है। एसएमएस अलर्ट आपको जो है जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एसएमएस के थ्रू भेजेगा कि साइक्लोन आ सकता है, हैवी रेनफॉल आ सकता है, ताकि वो पूरे अपने जो है लोकल एरियाज़ पे सबको बता सके कि सर वेदर कंडीशन ये है, आप घर से बाहर ना निकलें, आप ख्याल रखें अपनी चीज़ें, अपने पशु पक्षियाँ जो है उनको हिफाजत करें। इस तरीके का एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, एक लोकलाइज्ड, ठीक है। बाकी अदर इनिशिएटिव जैसे वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क है, विंड्स, एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज या ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये सारी चीज़ें इंडियाज़ लोकलाइज्ड, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम, 30% जो इंडिया का लैंड एरिया वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्रॉट, मतलब सूखापन, सितंबर 2023 से, ठीक है, ड्यूज़ के डाटा के अकॉर्डिंगली। की फाइंडिंग जो ड्यूज़ की है, DWS जो ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उनके अकॉर्डिंगली जो है कि इन अगस्त 2023 वाज द ड्राइएस्ट अगस्त सिंस 1901 व्हेन जो है रिकॉर्ड कीपिंग बिगेन, कि 1901 से जो है 2023 सबसे सूखा जो है ईयर था पिछले 100-150 साल का, जब से रिकॉर्ड हम रख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्डाइज्ड सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स है, न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट जो है अक्रॉस द स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उन्होंने एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी को जो है एक्सपीरियंस की है, बहुत पानी की कमी। जो स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है ऑल्सो वो भी इंडिकेट होता है कि नोटेबल जो इंक्रीज इन रेन डेफिशिएंट, बहुत रेन की बहुत कमी हुई है बहुत सारे रीजन्स में कंट्री में ओवर द लास्ट मंथ, ठीक है।
ड्यूज के जो है ड्यूज के कंपोनेंट क्या है, वो ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्टिंग, प्लान और प्रिपेयर करता है, कम्युनिकेशन करता है, इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन रिसर्च। ये वो इंडिया का फर्स्ट जो है रियल टाइम एक ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो रन किया जाता है वाटर और क्लाइमेट लैब जो IIT गांधीनगर के द्वारा। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो रियल टाइम जो है सूखा पड़ रहा है ना, वैसा प्लेटफॉर्म है जो ड्रॉट्स को जो है मॉनिटर करता है। ठीक है, ये चीज़ है इसके बारे में। और क्या है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। पोलर कपल एनालिसिस प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज, छोड़ो इसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी की डिजास्टर रिस्क रिलेटेड न्यूज़ जो है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, नागालैंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट के डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन आफ्टर साइनिंग जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SBI जो है जनरल इंश्योरेंस। अभी क्या है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस? टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो कवर करते हैं प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड ऑफ जो लॉस कॉज इवेंट हैपनिंग, एग्जांपल अर्थक्वेक, इंस्टेड ऑफ कंपनसेटिंग फॉर एक्चुअल लॉस अकर्ड फ्रॉम द इवेंट। मतलब ये एक किस्म का ऐसा इंश्योरेंस है जो कवर करेगा प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड कि इतना लॉस हो सकता है इवेंट से, किसी इवेंट्स हैपनिंग से। ठीक है, वो कवर करता है, ना कि एक्चुअल जो कॉस्ट हुआ है। ये एक एग्रीमेंट है जो ऑफर करता है प्री स्पेसिफिक पेमेंट, मतलब पहले ही डिसाइडेड है कि इतनी पेमेंट दी जाएगी किसी इवेंट के अकर होने पे। ठीक है, तो कवर इवेंट मतलब कुड कवर अर्थक्वेक, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड वेयर पैरामीटर्स और इंडेक्सेस मैग्नीट्यूड या विंड स्पीड या वाटर डेप्थ रिस्पेक्टिवली, इन पैरामीटर्स पे जो है वो पैसा देता है कि कितना हुआ है। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, मैग्नीट्यूड का, कितनी विंड स्पीड थी, उससे कितना नुकसान होगा, तो इस हिसाब से। रिकवरी या रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो, छोड़ो इसको। फ्लड वॉच इंडिया, सब ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट कुछ देखते। ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज़ देखें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो CDRI के बारे में देखा। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में। रिसेंटली जो है इसने क्या किया है, CDII इंफ्रास्ट्रक्चर कोलेशन फॉर डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके 5 साल पूरे हुए हैं। ये जो है UN क्लाइमेट समिट 2019 में जो है इंडिया के द्वारा जो है प्रपोज की गई थी। 40 कंट्रीज़ के मेंबर हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल पार्टनरशिप जो नेशंस क्या है, ग्लोबली जो है पार्टनर होती है वेरियस नेशंस की हेल्प के साथ, UN एजेंसीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके जो है क्या करती है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है वो प्रमोट करती है, वो जो है बनाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, जो क्लाइमेट और डिज़ास्टर को जो है सह सकें वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योर करें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे में जो है उन्हें प्रमोट किया जाए। ठीक है, ग्लोबल मैकेनिज्म है फंडिंग के लिए, कोऑर्डिनेट, टेक्निकल सपोर्ट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, कुछ की इनिशिएटिव इनके द्वारा जो लिए गए, हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में वैसे पढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, ऊपर जो हमने पढ़ा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म एक नॉलेज और एक्सचेंज लर्निंग कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, आइडेंटिफाई करती है गुड प्रैक्टिसेस कौन सी हो सकती हैं डिजास्टर रिलेटेड। ठीक है, बाकी इसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलरेटर फंड है IRAF, जो इस्टेब्लिश की गई UNDP और UNDRR की मदद से। इसकी एक रिपोर्ट भी है, ग्लोबल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट रिपोर्ट। तो याद रखना इसकी डेफिनेशन, कोलेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन CDRI, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये UN अर्थ समिट में प्रपोज की गई थी बाई इंडिया 2019 में। 40 जो है मेंबर कंट्रीज़ और 7 जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN एजेंसीज हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप नेशंस की, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, UNDP है ये। ठीक है, ज्योग्राफी के टॉपिक से जो है कुछ करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जो एल नीनो और नानीनो, न्यूज़ में क्या था कि नेशनल जो ओशन और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है NOAA, एक US बॉडी है जो इसने अनाउंस करती है, जो अनाउंस्ड कि एल नीनो कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही हैं सिंस 2023 और हैज़ एंडेड, जो मिड 2023 से जो चालू हुई थी एल नीनो कंडीशंस, वो जो अब ख़त्म हो चुकी हैं और वेर रिप्लेस्ड, जिससे एल नीनो जो है अब दोबारा जो है, जो एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन है एनसो है, वो न्यूट्रल फेज में। क्या है ये आगे समझते हैं हम लोग। मोर इन न्यूज़, एनसो जो है एक रिकरिंग क्लाइमेट पैटर्न है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, जहाँ जो क्या है, एनसो क्या है, एल नीनो जो साउथर्न ऑसिलेशन, ये एनसो ENSO ये क्या है, इन्वॉल्व जहाँ चेंजेस, क्या वाटर टेम्परेचर जो वाटर बॉडी का है, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक है, सेंट्रल, ये देखो सेंट्रल और जो ईस्टर्न है,
समझे? ये जो है सेंट्रल और ईस्टर्न जो है वो वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको एनसो कहते हैं, जो अकर करता है इरेगुलर सर्कल में 2 से 7 ईयर्स, मतलब कभी 2 साल के लिए, कभी 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर जो है चेंज होता है। और एल नीनो क्या है, ये एनसो हमने पढ़ा। एल नीनो जो क्या है, ये वार्म फेज है। ला नीनो जो है कोल्ड फेज है। मतलब आर एक्सट्रीम फेजेस जो एनसो के हैं। मतलब एनसो क्या है, ये टेम्परेचर जो चेंज होता है ईस्टर्न और जो सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है इसका, जिसमें एल नीनो जो है वार्म फेज है और लाल नीनो जो है वो नेगेटिव फेज है, नेगेटिव है। ये दोनों एल नीनो के एक्सट्रीम फेजेस है। बिटवीन दीज टू फेजेस एक तीसरा फेज भी है, एनसो न्यूट्रल। एक तो होता है एल नीनो, दूसरा होता है ला नीनो, ला नीना, ठीक है, एल नीनो और ला नीना। एक तीसरा होता है जो है एनसो न्यूट्रल। ये इसके एनसो के 2 फेजेस हैं और ये तीसरा न्यूट्रल होता है। मानसून का बड़ा इसमें तगड़ा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। न्यूट्रल फेज में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर है वो जनरली एवरेज रहता है, एवरेज टेम्परेचर रहेगा। नॉर्मल ईयर में देखो, नॉर्मल ईयर में जो है ये इक्वेटोरियल विंड्स यहाँ चलती हैं, इक्वेटोरियल विंड चल रही है ना, ठीक है। यहाँ पे वार्म वाटर गैदर होगा, यहाँ पे कोल्ड होगा, यहाँ अप वेलिंग होगी, यहाँ से कोल्ड वाटर होगा, यहाँ वार्म वाटर गैदर हो जाएगा। जो नॉर्मल ईयर है। अल नीनो ईयर में क्या होता है, वार्म वाटर जो है वो, ये देखो, ईस्टर्न जो विंड वीक, ईस्टर्न विंग जो ईस्टर्न तरफ जो हवा ईस्ट की तरफ चलती है वो कमज़ोर हो जाती है। वार्म वाटर जो है वो मूव करता है साउथ टुवर्ड अमेरिका की तरफ। ये वार्म वाटर इधर मूव कर रहा है, तो ये वार्म वाटर की बॉडी इधर इकट्ठी हो गई है। वहीं नॉर्मल ईयर में वार्म वाटर की बॉडी इधर इकट्ठी हो जाती है, एल नीनो की तरफ इधर आ जाती है, अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, साउथ पैसिफिक में हो रहा है, ओशन में, ठीक है। क्या है एल नीनो, अबाउट एल नीनो। अगर एल नीनो जो है ये क्राइस्ट चाइल्ड, मतलब एक क्लाइमेट पैटर्न है जो किससे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से वार्म हो रहा है ओशन का सरफेस टेम्परेचर, जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक जोन में, यहाँ ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल एरिया है, इस पैसिफिक जोन में किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो गर्म हो रहा है, कहाँ पे, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट पे। इसको एल नीनो, ये सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट पे, इस तरफ ईस्टर्न पार्ट में, इस तरफ जो पानी का जो है सरफेस का टेम्परेचर गर्म होता है। एल नीनो ईयर में ये सप्रेस कर देता है रेनफॉल जो है ओवर इंडिया ड्यूरिंग मानसून। यहाँ एल नीनो जब होता है, एल नीनो याद रखना, एल नीनो के टाइम पे जो है मानसून में इंडिया में बारिशें कम होती हैं और बारिशें साउथ अमेरिका में ज़्यादा होती हैं और ड्रोट होता है, सूखा पड़ता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। वहीं ला नीना के टाइम पे, ला नीना को लिटिल गर्ल भी कहते हैं। अल नीना इज़ अ क्रास चाइल्ड, ला नीना इज़ अ लिटिल चाइल्ड। ये एक पीरियोडिक कूलिंग ऑफ ओशन सरफेस टेम्परेचर है इन सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक। ला नीना के टाइम पे जो है बारिश कहाँ होती है, मानसून में इंडिया में बारिश होती है और यहाँ साउथ अमेरिका में ड्रॉट होता है। की इम्पैक्ट अपोजिट इफेक्ट है एल नीनो का, जो ला नीना का अपोजिट एल नीनो का है ना, और स्ट्रॉन्ग और मानसून जो है को स्ट्रॉन्ग मानसून और अबोव एवरेज टेम्परेचर और कोल्ड विंटर होते हैं जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। आई समझ में? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो है नॉर वेस्टर्स। क्या न्यूज़ में था, इंडिया जो है वर्क कर रहा है डेवलप करने के लिए पहला रिसर्च जो है टेस्ट बेड जो स्टडी करने के लिए नॉर्थ जो है वेस्टर। क्या है ये, मोर अबाउट जो टेस्ट बेड, एम है कि टू स्टडी थंडरस्टॉर्म्स को स्टडी करना है, उसके फॉर्मेशन स्टेज, ग्रोथ और प्रोग्रेशन कैसे होता है, प्रोपोगेट कैसे होता है ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्री के, जो कवर करता है लार्ज पार्ट जो वेस्टर्न, मतलब जो एरिया है जुड़ा हुआ है वेस्टर्न, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का, इन एरियाज़ में किस तरीके से थंडरस्टॉर्म जो है फॉर्म होता है, ग्रोथ होता है, इसको स्टडी करने के लिए कंट्रोल सेंटर इसका जो है वो चंदबाली है उड़ीसा में, ठीक है, बदराक डिस्ट्रिक्ट जो है नियर भुवनेश्वर। एजेंसी जो इन्वॉल्व है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, फिर जो पुणे है, ओके, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज जो है वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, वो जॉइंटली डेवलप करेंगे इस फैसिलिटी को स्टडी करने के लिए थंडरस्टॉर्म। अब ये नॉर वेस्टर्स क्या है, नॉर वेस्टर्स लोकल विंड्स जो कॉज करती हैं थंडरस्टॉर्म। लोकली विंड नहीं चलती, हवाएं चलती हैं ना, दैट जो अफेक्ट करती है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया का हर एवरी समर में। लोकल नेम बंगाल में इन्हें जो है काल बैसाखी भी कहते हैं, असम में इसे बरदोली जो है चीरा, ये लोकल विंड्स का नाम है, ठीक है। इनको जो है नॉर वेस्टर्स कहते हैं, लोकल विंड्स जो थंडरस्टॉर्म को अफेक्ट करते हैं। थंडरस्टॉर्म क्या है,
कैसे फॉर्मेशन होता है, वो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे बनी हुई है ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, आप उसमें जाके देख लो। इन्फ्लुएंस क्या, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रक्टिव टर्न जो है टोर्नेडोज बनाते हैं, यहाँ से पेड़ अपरूट होते हैं, प्रॉपर्टी की लॉस होती है, थंडरस्टॉर्म्स की वजह से ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एक्सट्रीम हेल्पफुल भी है, जो प्री कारिफ क्रॉप्स होती है जैसे जूट, पैडी, वेजिटेबल और फ्रूट्स, इनके लिए रेन आती है, सडन ड्रॉप होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ऑफन रिलीफ होता है, जो अनबेरेबल जो दोपहर की जो है गर्मी होती है उसमें ये काम करता है। कुछ बाकी जो विंड से अगर और उनके सोशो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखी तो एक लू चलती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये गर्म और सूखी विंड होती है जो ब्लो करती है कहाँ में, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में, कहाँ, मई और जून में ये डेवलप होती है, क्योंकि फॉर्मेशन से मानसून जो लो प्रेशर डेवलप होता है ना ट्रच नॉर्थ इंडिया में, उसकी वजह से एक लू चलती है, बहुत गर्म हवा, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इन्फ्लुएंस है कि ये सेपरेट करते हैं चेफ फ्रॉम द ग्रेन्स, जो गेहूँ होती है ना उससे दाने जो है अलग अलग कर देता है, इतनी गर्म हवा चलती है तो पक जाती है। हेल्पफुल भी है। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ जो इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ होती हैं जैसे मलेरिया होती हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन मॉस्किटो पॉल्यूशन, जो पॉपुलेशन वो भी कम होती है इस गर्म हवा की वजह से। आंधी और काली आंधी, ये एक जो है स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी जो है हवा चलती है धुएं वाली, है ना, जो नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो है मानसून आने से पहले चलती है। इससे पोल्यूशन होता है दिल्ली में, और उनके अलॉन्ग बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है प्रॉपर्टी और लाइफ की। एक और ये मैंगो शावर। मैंगो शावर जो है ये मानसून आने से पहले, जून से पहले जो है एक लोकल जो है हवा जो है रेन कैरिंग विंड, मतलब जिससे बारिश होती है, कॉजिंग अर्लियर शावर, जल्दी बारिश होती है कर्नाटक और केरला के कोस्टल रीजन्स में, जो समुंदर से लेके आती है अराबियन सी से, ठीक है। इसको मैंगो शावर भी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं क्योंकि ये हेल्प करती है मैंगोज जो आम है उनके पकने के लिए, इसीलिए इन्हें लोकल लोग मैंगो शावर भी कहते हैं। तो एक लू हमने पढ़ी, एक आंधी और काली आंधी, तीसरी मैंगो शावर, चौथी है ब्लूसम, जो है ब्लूसम शावर। ये भी मानसून से पहले होने वाली बारिश है, लेट समर्स में केरला में होती है और उसके नज़दीकी एरिया में। ब्लूसमिंग द कॉफ़ी, ये कॉफ़ी के जो फूल हैं उनको पकने में जो फूलने में मदद करती है। फिर एलिफेंटा, एक स्ट्रॉन्ग साउथ और साउथ वेस्टर्ली विंड है जो मालाबार के कोस्ट पे चलती है मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर में। दे मार्क द एंड ऑफ जो है साउथ वेस्टर्न मानसून ख़त्म होने की जो है ये निशानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने विंड्स के बारे में देखा, नेक्स्ट देखते हैं अंडर सी फीचर जो इंडियन ओशन में रिसेंटली जो है नेम ऑफ जो है अशोका सी माउंट। सी माउंट पता है ना, समुद्र के बीच में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ ऐसे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं ये इनको सी माउंट कहते हैं, इनके ऊपर ऐसा पहाड़ ऐसा, इस टाइप के माउंटेन्स, ठीक है। और चंद्रघाटपुर रिज एंड कालपुत्रा रिजेस होते हैं ऐसे बीच में पहाड़ ऐसे, ठीक है, ये बीच में पहाड़, ये रिजेस होती हैं। इंडियन ओशंस में हैज़ बीन अप्रूव्ड जो है इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है उसके द्वारा ये रिसेंटली नेम दिए गए। अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और काल जो पात्रू रिज है, इनके बारे में मोर इन द न्यूज़। दीज स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लोकेटेड है अलॉन्ग द साउथ वेस्टर्न जो है इंडियन रिजेस के, ये डेवलप किए गए हैं। दे वर डिस्कवर्ड किसके द्वारा, नेशनल जो है सेंटर फॉर पोलर और ओशनिक रिजेस के द्वारा ये जो है रिजेस और जो है ये माउंट जो है ये डिस्कवर किया गया। नेम जो है अंडर सी फीचर्स का देखो, आउटसाइड जो है टेरिटोरियल जोन, इंडिविजुअल या एजेंसीज जो है वो प्रपोज कर सकती है नाम जो है फॉर जो अननेम्ड कोई फीचर्स हैं जो समुंदर के अंदर जो ऐसी फीचर्स हैं उनके, ठीक है। किसकी गाइडलाइंस के द्वारा, जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 2013 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो है वो जो आउटसाइड जो अपने टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल उसके बियॉन्ड अगर कोई है तो वो इन गाइडलाइंस के जो है अंतर्गत जो है आप नाम उसको दे सकते हो, ठीक है। ये कुछ है, बाकी छोड़ो इनके बारे। अगर आप यहाँ दो चीज़ देखने की, एक इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये 1921 में इस्टेब्लिश की गई थी, जो एक ऑब्जर्वर स्टेटस जो है इंजॉय करता है कहाँ पे, यूएन में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसके 100 मेंबर्स है और इंडिया भी एक मेंबर है, IHO, ठीक है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है रिगार्डिंग जो है नॉटिकल चार्टिंग के द्वारा कितना नॉटिकल माइल है किसी कंट्री की बाउंड्री, ऐसा कैसे जो पानी के अंदर के फीचर्स जो है ग्राफिक उनको देख करने के लिए इसकी सेक्रेटरीट और ये होस्ट की जाती है मोनोका के द्वारा। उसकी क्रिएशन जब 1921 से हुई थी उस तब से इंडियन नेवल जो हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट है अंडर इंडियन नेवी, एक नोडल एजेंसी है जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नॉटिकल चार्टिंग के लिए इंडिया। कौन सी, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, किसके अंदर है, इंडियन नेवी के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, IHO क्या है ये एक चीज़ याद रखना। तीसरी है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1961 में
फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है मरीन साइंस में, ठीक है। GBCO जो है जर्नल जो है मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन एंड इज इन HEON ISO यूनेस्को के एक जॉइंट प्रोजेक्ट से हैं कलेक्ट करने के लिए डेटा और मैप जो है इंडियन ओशन के नहीं ओवरऑल ओशंस के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जियो पार्क। ये क्या है जियो पार्क, क्या चीज़ है? जियो पार्क जो है यूनेस्को ने रिसेंटली एंडोर्स किए हैं एडिशनल 18 नए जियो पार्क्स जो है टू द ग्लोबल जो जियो पार्क नेटवर्क्स। और क्या न्यूज़ है, लेटेस्ट जो है एडिशन ने कहीं ना कहीं रेज कर दिया नंबर जो जियो पार्क्स का 213 अक्रॉस 48 कंट्रीज़ में। कोई इंडिया में कोई जियो पार्क नहीं है, नो जियो पार्क इन इंडिया। कुछ मेजर जियो पार्क जो ऐड किए गए हैं वो है लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो पोलैंड में है, जहाँ पे जो है जो पैलोजोनिक और सिनोजोइक वोल्केनिक थे बहुत पहले के, जो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं है। इम्पैक्ट कार्टर लेक जो फिनलैंड के यूरोप की लार्जेस्ट इम्पैक्ट कार्टर लेक है, ठीक है, जो फॉर्म हुई थी कोलिजन के साथ जो है मीटेरॉइड, जो 78 मिलियन पहले एक मीटेरॉइड आके टकराया था अर्थ से, यहाँ एक बहुत बड़ा कार्टर बना हुआ है खड्डा सा, ठीक है। उबेरबा है ब्राज़ील का, ये रिसेंटली ऐड किए गए हैं कुछ, ठीक है। इंडिया में कोई ऐसी जियो पार्क नहीं है। क्या होती है ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क? क्या ये एक नॉन प्रॉफिटेबल जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ऑफिशियली जो 2014 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। GGN जो है वो फाउंडेड बाय इंटरनेशनल पार्टनरशिप डेवलप की गई अम्ब्रेला के अंदर यूनेस्को के अंदर, ठीक है। क्या है अबाउट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स? जियो पार्क्स का कंसेप्ट जो है मिड 1990 में जो है वो आया था। UGGP जो है वो क्रिएट की गई थी इन 2015। अबाउट UGGP, ये एक सिंगल यूनिफाइड ग्राफिकल एरिया है वेयर लैंडस्केप्स ऑफ इंटरनेशनल जो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो मैनेज किए जाते हैं, जिनको प्रोटेक्शन, एजुकेशन या किसी भी साइंटिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इन एरियाज़ को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट इनकी एक लीगल एक्सटिंक्ट जो है एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल लेजिस्लेचर, जो जिन मुल्कों के अंदर है उनके लेजिस्लेचर के है द्वारा जो है इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई भी लैंड है पुरानी जिनकी कुछ जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है या कुछ, ठीक है। बेस फ्लो छोड़ो इसको, ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल छोड़ो, एटमॉस्फेरिक रिवर्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यार। जीरो शैडो डे देखो, रिसेंटली बेंगलोर ने एक्सपीरियंस किया एक रेयर सेलेस्टल फिनोमेना जिसको कहते हैं जीरो शैडो डे। क्या है जीरो शैडो डे? ये तब होता है जब सन जो है परफेक्टली तुम्हारे सर के ऊपर अलाइन हो, मतलब सर के ऊपर एकदम ओवरहेड हो, और काजिंग एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट टू कास्ट नो शैडो। तो कहीं ना कहीं कोई शैडो नहीं आता है जब सन आप सूरज के नीचे, और कोई शैडो नहीं। ये फिना जो है ये ऐसा इस तरीके का फिनोमेना जो है 2 साल में होता है, एक जो है समर सोलेस्टिस के टाइम पे और एक विंटर सोलेस्टिस के टाइम पे। क्या है समर सोलेस्टिस और विंटर सोलेस्टिस? ये हमने ज्योग्राफी में अच्छे तरीके देखा। उन रीजन्स में जो यूजुअली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या जीरो शैडो डे जो है बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हो सकता है? नहीं। जो है बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तभी हो सकता है कि सन जो है एकदम तुम्हारे सर के ऊपर है, और ये सिर्फ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हो सकता है। तो ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग टाइम पे होता है। ओके, और कुछ देखने लायक है इसमें? इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम छोड़ो, हीट डोम कुछ इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। अर्थ का मेंटल डिस्कस किया हुआ है हमने। हीट बजट ऑफ द अर्थ ये एक है, ये हमने वैसे भी पढ़ा था, लेकिन पढ़ लेते हैं हीट बजट क्या होता है। ये एक बैलेंस है बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट जो अर्थ में आ रही है सूरज से, और उतनी ही और कितनी हीट जो अमाउंट ऑफ हीट जो है अर्थ से जो है बाहर जा रही है स्पेस की तरफ। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हीट बजट के लिए? ठीक है, अगर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ हीट बजट आर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इससे जो है हीट बजट गड़बड़ा जाता है, और इससे ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती है, ग्लेशियर मेल्ट होती है। हीट बजट क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल 100% जो है वो हीट सन से आई, ठीक है, कुछ जो है आई और बादलों से टकराई और वापस चले जाती है क्लाउड से, ठीक है। अर्थ ने अब्जॉर्ब की 34%, है ना, जिसमें से कुछ डायरेक्ट है ना, कुछ रेडिएशन के थ्रू वापस चले जाती है। एटमॉस्फेयर ने इसमें से 14% अब्जॉर्ब की, है ना, कुछ स्पेस में 6% स्कैटर हो जाती है, ठीक है। क्लाउड्स में 27% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, 2% अर्थ के द्वारा जो है ये रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, ठीक है। स्कैटर्ड रेडिएशन 17% ऑब्जर्व की। इस तरीके से ये कोई हीट बजट होता है कि कितनी हीट आई है, कितनी क्लाउड्स के द्वारा, कितनी स्नो पे पड़ी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कितनी एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो गई। तो वो जितनी
जितनी 100% हीट आई है वो उतनी तो नहीं। अगर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब CO2 और ये जो है कार्बन एमिशन से क्या होता है कि अर्थ जो एटमॉस्फेयर में जो है वो इतनी हीट जो है वापस एस्केप नहीं कर पाती स्पेस में, तो उसकी वजह से क्या है कि हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है अर्थ में, और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ का। ठीक है, हीट बजट का ऐसा कुछ कंसेप्ट है, आप और डिटेल में हमने डिस्कस किया है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये आज के लिए था, हम इतना ही करेंगे। ठीक है, हमने मैं इंपॉर्टेंट देख रहा था ज्योग्राफी में जो चीज़ें, बाकी तो सारी करें तो क्या फ़ायदा, याद तो रहेगा नहीं। रिवाइज आप 2-3 बार करोगे तभी तो याद रह पाएगा। तो हीट बजट का एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, और कुछ 2-3 कंसेप्ट जो एल नीनो और ला नीना का जो था, और ला नीना का ये कंसेप्ट था, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इतने रखते हैं आज के लिए। 2 क्लासेस या 1 क्लासेस और लगेगी, 2 आई थिंक, 2 घंटे काम करेंगे, और उसके बाद जो इन्वायरमेंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।